नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 कृषि अध्यादेश लेकर आई, जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। ये तीनों अध्यादेश भारत के करोड़ों किसान परिवारों के भविष्य से जुड़े हैं। केंद्र सरकार का यह दावा है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों की आय को बढ़ाने में कारगर हैं और उससे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी। वही किसानों का यह कहना है कि अगर सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वो किसान विरोधी है, इससे किसानों की हालत खराब होगी। केंद्र के इन 3 अध्यादेशों का विरोध आज हरियाणा में देखने को मिला। इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा के पीपली में किसान रैली का आयोजन किया जाना था, जिसमें प्रदेश भर से किसानों के जुटने की तैयारी थी। लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पीपली आने को तैयार किसानों को पुलिस की तरफ से रोक दिया गया। वहीं कुछ जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच विरोध भी देखने को मिला। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। वहीं कुछ किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। कोरोना के चलते बड़े आयोजनों पर देश भर में रोक है और ऐसे में रैली का आयोजन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि किसान रैली का आयोजन तो नहीं हो पाया, लेकिन किसान जहां भी रहे वहीं उनकी तरफ से केंद्र सरकार के इन तीनों अध्यादेशों के खिलाफ विरोध किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह कि सरकार तीनों अध्यादेशों को किसान हितैषी बता रही है, तो फिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? अध्यादेश किसान हितैषी, तो फिर किसानों का विरोध क्यों? और किसानों का विरोध, तो फिर अध्यादेश लागू क्यों? क्या अध्यादेश बनेंगे कानून या वापस लेगी सरकार? क्या किसानों की मांगों को सरकार करेगी स्वीकार? ये बड़े सवाल हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं कि वो 3 अध्यादेश क्या हैं और इनका विरोध किसान क्यों कर रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन, जिसमें इस अध्यादेश के जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटाना है। इसका मतलब है कि अब व्यापारी असीमित मात्रा में अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को इकट्ठा करके रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश, जिसका उद्देश्य कृषि उपज विपणन समितियों यानी एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है, यानी मंडी से बाहर किसान फसल बेच सकते हैं। मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, यह अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है ताकि बड़े बिजनेस और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सकें। ये 3 अध्यादेश हैं जो केंद्र सरकार लेकर आई है। किसानों का पक्ष यह कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से जमाखोरी को बल मिलेगा, सिर्फ व्यापारियों को फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर जब भी प्याज आदि की कीमत बढ़ती है तो उसकी प्रमुख वजह जमाखोरी बताई जाती है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश में धीरे धीरे एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी और तब ट्रेडर्स अपने मन मुताबिक दाम पर किसानों से खरीदारी करेंगे, जो कि संभवतः एमएसपी से कम होगी, ऐसा किसानों का मानना है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश के अंतर्गत इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। कंपनियां खेती करेंगी और किसान मजदूरी करेगा, ऐसा किसानों का मानना है जो विरोध कर रहे हैं। उससे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइन में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है, ऐसा जो किसान विरोध कर रहे हैं उनके मुताबिक है। तो आज इन 3 अध्यादेशों को लेकर जिस तरह से हरियाणा में प्रदर्शन किया गया, कोशिश लगातार थी कि पीपली में एक बड़ी रैली का आयोजन हो, लेकिन सरकार ने इस रैली को नहीं होने दिया, क्योंकि कोरोना संकट के चलते कहीं न कहीं इस प्रकार के आयोजन कर पाना वो एक बड़ी चुनौती है, कोरोना से निपटना भी है। लेकिन किसान विरोध कर क्यों रहे हैं? एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि तीनों अध्यादेश किसान हितैषी हैं, किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर किसान इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देता हूं। ब्रजेंद्र नेहरा है, बीजेपी प्रवक्ता है। ब्रजेंद्र जी, स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक, वरिष्ठ पत्रकार। केपी मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ किसान यूनियन से भी, भारतीय किसान यूनियन से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रजेंद्र नेहरा जी, आपके पास आऊंगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि किसान हितैषी हैं तीनों के तीनों अध्यादेश,
लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में आज विरोध का स्वर देखने को मिला। हालांकि बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी थी, लेकिन सरकार ने उसको नहीं होने दिया। लेकिन अगर तीनों अध्यादेश बेहतर है तो फिर इनका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए शमशेर जी, ये जो अध्यादेश है भारत सरकार 5 जून को इनको लेके आई थी और उसके बाद में 2 महीने तक बड़ा स्मूथली सब कुछ रहा। किसानों ने खुशी मनाई। किसानों की शमशेर जी बहुत पुरानी मांग थी कि जब व्यापारी अपने माल का जो दाम है वो स्वयं तय करता है तो किसान अपने माल का दाम स्वयं तय क्यों नहीं कर सकता। इस तरह की छूट का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन अध्यादेशों के माध्यम से शमशेर जी किया है। और इसके अंदर तो सबसे बड़ी बात यह है शमशेर जी कि किसान अपना माल स्वयं बेच सकता है। वो उसके पास विकल्प कई दे दिया हमने तो मोदी जी की सरकार ने, तो मंडी में भी शमशेर जी वो बेच सकता है, वो अपने खेत पर भी बेच सकता है, वो अपने राज्य में भी बेच सकता है और वो देश के किसी कोने में भी अपनी फसल को बेच सकता है। अब विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है शमशेर जी कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी भी वैसे की वैसे ही रहनी है और एमएसपी भी वैसे के वैसे ही रहना है। आप बताइए मुझे मंडी खत्म करने का या एमएसपी खत्म करने का क्या है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो होता है शमशेर जी, उसकी सिफारिशों पर एमएसपी लागू की जाती है। क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग से कोई छेड़छाड़ की गई है? नहीं की गई है। तो किस बेस पे ये लोग ये बात करें? दूसरा, किसान को हर तरह की छूट और हर तरह की आजादी दी गई है। और शमशेर जी मुझे एक चीज बताइए, अगर किसान के पास में सारे विकल्प मौजूद रहेंगे तो निश्चित रूप से जहां उसको फायदा रहेगा वो वहीं खरीदेगा। वो कम में क्यों बेचेगा अपनी फसल को? और जहां तक बात है विरोध की शमशेर जी, तो ये किसान विरोध नहीं कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने जिनको बरगलाया बहकाया ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आज भूपेंद्र हुड्डा जी ऐसे समय में भी राजनीति कर रहे हैं शमशेर जी, जबकि उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जी स्वयं कोरोना से पीड़ित हैं। इस कोरोना की महामारी में हमें प्रदेश की जनता की चिंता है, किसान भाइयों की भी चिंता है और कांग्रेस पार्टी इस विषय पर राजनीति कर रही है। मुझे लग रहा है इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और शमशेर जी एक बड़ी गंभीर बात मैं कहना चाहता हूँ शमशेर जी, ये अभी अध्यादेश है, इसके अंदर भारत सरकार ने ओपन रूप से हमारे कृषि मंत्री जो है और हमारे हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, सबने बड़े विश्वास के साथ किसान भाइयों को कहा है कि अभी अध्यादेश आप सुझाव दीजिए, हम आपके सभी सुझाव देने के लिए तैयार है। तो ओपन रूप से सुझाव दीजिए, क्योंकि कानून बनेगा तो संसद के अंदर चर्चा होगी, बहस होगी, उसके बाद कानून बनेगा। अगर कांग्रेस पार्टी को कोई बात कहनी है तो आप संसद के अंदर कहना। इसके साथ साथ आ रहा हूं आपके पास एग्रीकल्चर के जो चीफ सेक्रेटरी है जो संजीव कौशल जी है, संजीव कौशल जी ने शमशेर जी कल बुलाया था किसानों के जो नेता है उनको और किसानों को, तो वहां जाके सरकार तो बुला रही है, सरकार तो कह रही है आप आपकी बात बताओ, अपने सुझाव बताओ। ब्रजेंद्र मेहरा जी, एक फार्मर्स एग्रीमेंट, ब्रजेंद्र जी, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस जो है उसमें किसानों का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, कंपनियां खेती करेंगी, दूसरा किसान मजदूर बनकर रह जाएगा, उनकी चिंता है और उसके सुरक्षा की उसको कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइन जो जारी की है इसमें कॉन्ट्रैक्ट की भाषा से लेकर कीमत तय करने का फार्मूला दिया गया है, लेकिन इसके अंदर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है, ऐसा जो विरोध करने वाले किसान उनका कहना है। अगर इसके अंदर एमएसपी हो तो किसान ये कहते हैं हम तैयार हैं। शमशेर जी देखिए, मैं पहली बात आपको ये बताना चाहूंगा कि किसान भाई बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि किसान भाइयों को इस कानून को, इस अध्यादेश को समझने की जरूरत है। देखिए शमशेर जी, ई रजिस्ट्री का प्रावधान केंद्र सरकार करेगी। ई रजिस्ट्री होगी जब कोई कंपनी किसी किसान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे आपने बोला है अभी, तो ई रजिस्ट्री होगी बाकायदा। कोई भी कंपनी अपनी शर्तों से पीछे भाग नहीं सकती, पीछा छुड़ा नहीं सकती। और इसके साथ साथ शमशेर जी, जो किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा कंपनी के साथ में, वो अपनी मर्जी से करेगा, अपनी इच्छा से करेगा। अगर वो चाहे तो मंडी में बेच सकता है, अगर उससे ज्यादा रेट की कंपनी ऑफर करती है तो कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, अपनी इच्छा से करेगा और अपनी रजिस्ट्री होगी, कंपनी पीछे नहीं हट सकती, पहली बात। दूसरा शमशेर जी, अगर मान लीजिए कोई कंपनी किसी किसान से कहती है कि हम आपकी खेती के लिए इतना सारा आपको संसाधन देंगे और आप हमारे लिए इतने किलो के अंदर ये फसल पैदा करिए, और एक समय के अंदर अगर वो उसको वापस नहीं ले जाते तो वो संसाधन पर भी किसान का अधिकार होगा, कंपनी का वापस ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए किसान के हर तरह से राइट को इसमें हमने इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया है, किसान को सीधा देने का काम। चलिए, सरकार ये कहती है कि किसान को बेहतर हर चीज देने के लिए एमएसपी भी देंगे, किसान का हक भी सुरक्षित करेंगे, चाहे तीनों अध्यादेश जो कानून बनेंगे तो कोई दिक्कत किसान को नहीं होगी। हमारे साथ अनिल नांदर भी जुड़ गए हैं, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। नांदल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले बजरंग दास गर्ग जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो इन तीनों बेहतर अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं
भूमिका उसकी है जिसके चलते विरोध हो रहा है, बाकी इसमें कोई आपत्ति किसी किसान को नहीं है। शमशेर जी, मेरे साथी जो कह रहे थे, मैं उनकी बड़ी बात ढंग से सुन रहा था। इनको ये नहीं पता, आज हरियाणा नहीं पूरा देश का किसान व आड़ती सड़कों पर है जी। ये 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार लाई है, ये पूरी तरह से किसान और आड़ती मजदूर मुनीम विरोधी जो फैसला है जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आज जिस प्रकार एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ था पिपली के अंदर रैली का, जिस प्रकार सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर किसान व आड़तियों के ऊपर लाठीचार्ज किया और एक दिन पहले ही रैली को रद्द करने का जो फैसला लिया, ये निंदनीय है। इससे बड़ी निंदनीय बात हो नहीं सकती। हमारा देश का अन्नदाता को सड़क के ऊपर पुलिस द्वारा लाठियों से पीटा जाए, कुटा जाए और बसों के अंदर भर के गाड़ियों भरकर उनको जेलों में ले जाया जाए, इससे बड़ी निंदनीय कार्य सरकार के लिए हो नहीं सकता। और ये कहते बड़ा अच्छा अध्यादेश है, ये अच्छा अध्यादेश है तो क्यों किसान, क्यों आड़ती सड़कों पे आ रहे हैं? तो फिर उनको अच्छा क्यों नहीं दिखता? इनके कहने से अच्छा नहीं होता। जब किसान कह रहा है ये अध्यादेश मेरे नुकसानदायक है, और मैं क्लियर करता हूँ कैसे नुकसानदायक है। इस अध्यादेश में स्पष्ट लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनियां कहीं भी किसान के खेत की फसल गांवों में, खेतों में एडवांस के अंदर खरीद सकती है। उसमें कहीं भी लिखा कोई भी प्राइवेट कंपनी एमएसपी से कम अनाज नहीं खरीद सकती, फसल नहीं खरीद सकती। इसका मतलब उनको आजादी है औने पौने दामों के अंदर अनाज की फसल खरीदने की। दूसरा, जब इसके अंदर ये भी नहीं लिखा कि हर फसल एमएसपी में खरीदेंगे, क्या तकलीफ अभी एक चौथा अध्यादेश सरकार और लिया है, किसान की जो भी फसल होगी, जो भी अनाज होगा, वो हम एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे और कोई भी प्राइवेट कंपनी एमएसपी से कम नहीं खरीदेगी। क्या तकलीफ है? आज इतने महीने से 5 महीने से शोर हो रहा है, आप ये कहते हो एमएसपी खरीदेंगे। कौन सा आपने एमएसपी का ऊपर कौन सा पूरा दाना खरीद लिया? कौन सी सरसों खरीद ली? यहाँ तक कि आप देख लो कपास की परचेज होती नहीं, बाजरे की परचेज होती नहीं, मूंग की परचेज होती नहीं। एक आधा आइटम जो फसली के अंदर गेहूं है, गेहूं कर लिया, धान कर ली। क्यों? इनके पास ना तो स्टोर है, ना भंडार है, ना खरीद करने के लिए इनके पास अब सरकारी अमला जमला है, ना सरकारी अधिकारी है। वो मजबूरी के अंदर गेहूं और धान सरकार को मंडी के आड़ती के माध्यम से लगा दो, मिलर के सहयोग से खरीदना पड़ता है। दूसरी बात लीजिए, एक मामला और इन्होंने कह दिया भी, हरियाणा सरकार ने एक नियम पास किया, कानून पास किया है, प्राइवेट आदमी कोई भी अपनी प्राइवेट मंडी बना सकता है, उसकी सरकार मंजूरी देगी। जब सरकार प्राइवेट मंडियां हरियाणा में बनाएगी तो सरकार ने जो मंडी काटी है वो तो बर्बाद हो जाएगी, वो सरकारी मंडी ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगी। तीसरी बात, इस अध्यादेश के अंदर क्या बात लिखी गई है कि अनाज मंडी के अंदर फसल आएगी तो मार्केट फीस लगेगी, ठीक है जी, और मंडी गेट के बाहर अगर अनाज बिकेगा, फसल बिकेगी, गांव में बिकेगी, खेत में बिकेगी, तो किसी प्रकार की मार्केट फीस नहीं लगेगी। तो भाई मंडी के अंदर अनाज ही नहीं आएगा तो मंडी में आड़ती दुकान करके क्या करेगा? ये शमशेर जी बड़ा भारी चिंता का विषय है। सरकार की नई पॉलिसी बता देता हूँ, सरकार की नई पॉलिसी है, ये चाहती है ऐसा एक तो एमएसपी खत्म किया जाए, दूसरा जो मंडी है मंडियों को बंद किया जाए। ये हरियाणा सरकार ने एक नया नियम और निकाल दिया, अनाज मंडी के अंदर ये कानून था सिर्फ अनाज की दुकान ही बनेगी, अनाज के सिवाय कोई व्यापार नहीं कर सकता। ये नया नियम आ गया, अनाज मंडी में कोई भी ट्रेड का व्यापारी वहां दुकान कर सकता है। तो ये इस पॉलिसी के तहत तो सरकार की नीयत ही खराब है। सरकार चाहती यही है कि हर एक तेरे कपड़े वाला है, कोई शोरूम वाला है, कोई फर्नीचर वाला है, या लोहा वाला है, वहाँ सीमेंट वाला है, व्यापार कर ले, अनाज मंडी का नाम खत्म हो जाए,
एक स्विफ्ट बाजार बन जाए। अनाज ठीक मंडी है। में ऑटोमेटिक जो दुकानें बजरंग हैं, दास जी, आऊंगा आपके पास, चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे, वक्त बहुत हमारे पास। अनिल नांदन है, उनके पास चलेंगे। नांदल साहब, 3 अध्यादेशों को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार कहती है कि इसमें किसी किसान का कोई नुकसान नहीं है, वो कहीं भी अपनी फसल बेचे, उसको एमएसपी पर दाम मिलेगा। सरकार का यह कहना है कि एमएसपी से कम दाम उसको नहीं मिलेगा और एमएसपी खत्म नहीं कर रहे। दूसरा ये कि जिस तरीके से कुछ ऐसे जरूरी खाद्य पदार्थ हैं, उन खाद्य पदार्थों को उस सिस्टम से बाहर कर दिया गया जिसमें स्टॉक करने को लेकर उनको इजाजत है। तो इसके साथ साथ और भी तमाम ऐसी चीजें हैं इन अध्यादेशों के अंदर जो सरकार का ये मानना है कि ये सब बेहतर है, किसान का हित है इसमें। लेकिन किसान जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीतिक पार्टियों के चलते जो विरोध में है वो सब उसके पीछे, तब ये सब किया जा रहा है। हकीकत क्या है? सर, मैं सबसे पहले तो अपने बड़े भाई को और सारे को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मैं आज जो हमारे साथ किसान के साथ जो निंदनीय घटना बीजेपी सरकार ने हमारे साथ की है, ये कभी भविष्य में आज तक अपने संविधान के अंदर नहीं हुई। आज मैंने पहली बार देखा है जो कि हमारे को सुबह सोचते वक्त ही हमारे को गिरफ्तार कर लिया गया, घर से बाहर नहीं निकल दिया गया, या कोई दामाद बीमार हो रहा है, कोई रिश्तेदार बीमार हो रहा है, उसके पास नहीं जाने दिया। मेरे पास 8 बजे फोन आए थे, मेरे दामाद की तरह तेज बुखार था, यानी कि मैं वहाँ पहाड़ी पर पहुंचना जरूरी था, मेरे को वहां भी नहीं जाने दिया। प्रशासन आज सरकार ने इतना दबाव प्रशासन के ऊपर बनाया है कि हम घर से निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब हमारा ये जो एमएसपी का ये जो कह रही है लगा रखा, अगर एमएसपी की लाइन पर उसके अध्यादेश के अंदर लिख रखी होती तो जमींदार, आड़ती और मजदूर किसान ये बायात रोड पर मिल सकते। रहा सवाल दूसरा जी, आज जो इन्होंने ये हमारे साथ किया है, इसका जवाब आने वाले टाइम पे किसान, मजदूर, आड़ती भाई, कर्मचारी भाई सरकार को जरूर देंगे। हम तो सहन करने वाली बात नहीं है। हमारे दिल पर भी दरिया में जो आज हमारे साथ सरकार ने ऐसा व्यवहार किया है, जो भी हमारे को घर से गिरफ्तार किया गया है, 3 बजे करीब हमारे को छोड़ा गया है, चाहे उसमें हमारे घर के परेशान हुए, बाहर के आदमी परेशान हुए, हम सरकार की बहुत बड़ी निंदा करते हैं जी। रहा सवाल अपना अध्यादेश होगा, बिहार के अंदर ये अध्यादेश लागू है जी। बिहार से एक भी मजदूर या हरियाणा में जो अगर जीरी लगाता है, दाल लगाता है, उससे आप एक बिहारी से पूछ कर देखो भाई तेरे पास 6 एकड़ जमीन है, 6 एकड़ का 7 एकड़ का जमींदार होता हूँ, वहाँ ये अध्यादेश लागू है बिहार के अंदर। 100 रुपये वहां से कॉर्पोरेट वाले अपनी वो मक्की खरीद रहे हैं, अपने दूसरी स्टेट में लाकर 1200 रुपये बेच रहे हैं। तो सर हम तो इसके प्राइवेट कंपनियों का मजदूर बनकर रह जाएंगे अपनी जमीन के ऊपर। अगर वो ये कहेंगे मैं तम्बाकू बोना है तो हमें तम्बाकू बोना पड़ेगा, अगर ये वो लोग कहेंगे इसमें गेहूँ बोना है तो गेहूँ बोंगे, इनकार नहीं कर सकते जी हम तो बहुत ही ज्यादा ही सरकार से पूरा हरियाणा, पूरा देश तंगा चुका जी। और आगे जी जनता को जवाब दीजिए। चले, मैं मलिक साहब आपके पास आऊंगा। मलिक साहब, 3 अध्यादेशों को लेकर सरकार जैसे लगातार बात कर ही रही है कि हम बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, किसानों की आमदनी को दोगुना करने की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि राजनीति से सब ये प्रेरित है, राजनीति हावी हो गई है। जब ये अध्यादेश आए थे तब किसानों ने इसका समर्थन किया था, स्वागत किया था, लेकिन अब जो सब हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर कांग्रेस पार्टी का हाथ इसमें सरकार बता रही है। आपको क्या लगता है, राजनीति से प्रेरित है, किसानों की मांगे जायज हैं, किसान सही अपनी डिमांड कर रहे हैं, किसानों को ऐसा लगता है कि वाकई में मजदूर हो जाएंगे, किसानों को वाकई ऐसा लगता है कि कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां खेतों को एक तरीके से टेक ओवर कर लेंगी और वो सिर्फ मजदूरी के तहत काम करेंगे। इसके साथ साथ ये भी किसानों का कहीं ना कहीं डर नजर आता है, हालांकि वो राजनीति से प्रेरित है कि नहीं वो आप बताएंगे, कि जो भंडारण की स्थिति है, स्टॉक करने की स्थिति वो बढ़ जाएगी। किसी भी व्यक्ति से कोई पूंजीपति, कोई बड़ी फर्म फसलों को खरीद लेगी, स्टॉक कर लेगी, और जब कभी लगेगा मार्केट में कि वो चीज कम हो गई है तो उसको महंगे दामों पर वो बेच देगी। आपको क्या लगता है? देखिए शमशेर जी, मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब राजनीतिक दलों की सरकारें बनती हैं तो वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं और इससे बच के निकलना चाहते हैं।
ये जो 3 अध्यादेश किसानों के पक्ष में आए हैं और सरकार कह रही है बहुत अच्छे अध्यादेश हैं, तो जहां देश में एक कोरोना काल चल रहा है, विपत्ति काल चल रहा है, तो चुपचाप सरकार को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी है। दूसरी बात, जब ये इतना अच्छा अध्यादेश है तो इसके साथ किसान के साथ आड़ती भी आ गया है, किसान के साथ मंडियों के कर्मचारी भी आ गए हैं, तो वो क्यों सड़क पे आ रहे हैं। आप मुझे कहें कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी बात कर रहा हूं और मैं विरोध करूं, ये कैसे हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि जो अभी गर्ग साहब ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इस अध्यादेश का विरोध सिर्फ हरियाणा में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश का किसान अभी सिर्फ इंतजार कर रहा है कोरोना काल खत्म हो। सभी स्टेटों में धारा 144 लगा दी गई है, कोरोना काल के पर्दे के पीछे ये सब चीजों के चल रहा है। दूसरा, अभी मेरे दोस्त भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है, विपक्ष में है, तो वो सदन में सवाल पूछ ले। शायद इनकी जानकारी नहीं है कि पार्लियामेंट में तो प्रश्नकाल खत्म ही कर दिया है इस साल, इस सेशन में, आने वाले सेशन में, तो वो कहाँ सवाल पूछेंगे। दूसरी बात ये है कि विपक्ष है, कांग्रेस है या कोई दूसरा, आप भी अभी तक विपक्ष में रहे हैं, तो विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना। सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को है, तो आप उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाने लगे कि नहीं वो इसमें राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेगा ही। मेरा सवाल ये है कि जब ये इतने अच्छे अध्यादेश हैं तो किसान के साथ आड़ती भी आ गया है। और दूसरा दुर्भाग्य किसान का देखिए कि यही स्टेट के मुख्यमंत्री कुछ महीने पहले कह रहे थे भाई विपत्ति काल है, देश में कोरोना काल चल रहा है और मैं किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि पर क्विंटल के हिसाब से वो गेहूं या अपनी फसलें दान करें। और दूसरा, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जीडीपी के आंकड़े आए हैं, सभी क्षेत्रों में हमारी अर्थव्यवस्था गोता लगा रही है। सिर्फ एक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, जहां पे थोड़े से संतोषजनक आंकड़े आए हैं। अगर यही रवैया सरकार का रहा और इसी तरह से किसानों की हालत रही तो कृषि भी नीचे चली जाएगी। तो देश का आने वाले समय में क्या हाल होगा, इसका हमें अंदाजा लगाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि किसानों की बात मानते हुए सरकार को इस पे लोगों की राय मशवरा लेना चाहिए, विपक्ष को भी अपने सवाल उठाने चाहिए। चुपचाप जो ये अध्यादेश आए हैं सरकार लाई है, उस पर किसानों की आपत्ति है। और दूसरा क्या है कि किसान भोले होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं है। आप मुझे बताइए, जब किसान की फसल बाहर ही कोई व्यापारी खरीद लेगा तो उससे तो सरकार का भी नुकसान है। फिर ये मंडी का औचित्य क्या है, मंडी को जो टैक्स मिलता था वो भी बंद हो जाएगा। जो मंडी में इतना सारा अमला था, जो मंडी में इतनी दुकानें थी, कर्मचारी थे, आड़तिए, तो ये क्या करेंगे। तो इससे क्या अव्यवस्था नहीं फैलेगी क्या सरकार ने उस पर विचार किया है क्या। तो तमाम सवाल है ये। और ये मुझे लगता है कि अगर कोरोना काल खत्म होता है, एक मौका मिलता है, तो बाकी राज्यों में भी जो है किसान सड़कों पे आ सकते हैं, इस बात की मुझे संभावना है। ब्रजेंद्र नेहरा जी, बिहार का जिक्र आया और मलिक साहब ने भी कुछ बातें बताई कि बिहार में अध्यादेश हैं। अमेरिका का भी मैं ऐसा कोई एक्ट पढ़ रहा था, उसमें यह निकलकर सामने आया कि जब से वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है जो हम भारत में करने जा रहे हैं, या जो अध्यादेश लेकर आए गए हैं, वहां जो आर्थिक हालात है किसानों के वो पहले से धीरे धीरे खराब होते चले गए। स्थिति जो है, जो पहले थे किसान की आर्थिक हालात जो थे किसान के, वो धीरे धीरे इन्हीं तरीकों के चलते कमजोर होते चले गए और वहां पर हालात ऐसे कि किसान खेती छोड़ना चाहते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। वो दूसरी तरफ बिहार का जिक्र आया तो बिहार के लोगों को हम देखते हैं कि बिहार में लोग खेती न करके तमाम दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। उनमें पंजाब का जिक्र भी आता है, हरियाणा का भी आता है, कुछ जगह यूपी की भी ऐसी हैं जहां पर किसान खेती करने के लिए आते हैं। अगर इतना बेहतर होता तो वहां के किसान वहां से न पलायन करते, न आते, अपने इलाके में खेती करते। और इसके साथ साथ ये भी कि अगर जैसे मलिक साहब ने कहा कि मंडी से बाहर ही किसान अपनी फसल को बेच देगा, तो फिर मंडी में जाने की जरूरत क्या है। मंडी में जो कामकाज है, एक आड़ती के पास 10-10, 15-15 लोग काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या इंतजाम है। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, अभी गर्ग साहब ने कुछ बातें करी थी कि एमएसपी पर खरीद के लिए, मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर शमशेर जी, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों को जी, कि अगर किसी किसान भाई को एमएसपी तक अपनी फसल को बेचना है तो उसके लिए मंडी का प्रावधान जैसे पहले था शमशेर जी, वैसे आज भी है। ये कानून, ये जो अध्यादेश है, अभी सिर्फ उन किसानों के लिए है
जो शमशेर जी 1000 किसानों में से मुश्किल से एक किसान आज डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है। उस डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसान को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके हकों की रक्षा करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको ओपन मार्केट देने के लिए अभी 1000 में से सिर्फ एक किसान है जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है। अभी उसके लिए शमशेर जी ये है, पहली बात मेरा ये है कि अगर कोई किसान एमएसपी से कम फसल क्यों बाहर बेचेगा जब मंडी का प्रावधान एमएसपी पे है, पहली बात। दूसरा, जैसे अभी बात करी मलिक साहब ने कि अगर सभी किसान बाहर बेचने लगेंगे, तो मलिक साहब को मैं बताना चाहूंगा, मलिक साहब अगर किसान को 4% मार्केट फीस नहीं देनी पड़ेगी, मंडी में जाएगा तो 4% मार्केट फीस लगती है किसान की, बाहर बेचेगा तो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे तो उल्टा सरकार को भी नुकसान है, 1000 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान है, लेकिन सरकार अपना नुकसान न देख करके किसान का फायदा देख रही है कि किसान को किसी तरह फायदा होना चाहिए। और शमशेर जी इसमें देखिए ज्यादा चिंता करने की बात इसलिए नहीं है। ब्रजेंद्र जी मैं रोकूंगा, मुझे जो इस पूरे मामले में जो ये ब्रजेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन बीच में मैं आपको टोकूंगा बीच में कि ये भी डर किसानों को सता रहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों तक हमें मंडी से बेहतर दाम बाहर मिल जाए, मंडी से बेहतर रेट मिल जाए, एमएसपी से बेहतर रेट मिल जाए, लेकिन जब एक तरीके से मोनोपोली हो जाएगी उन बड़ी बड़ी कंपनियों की, आड़ती सिस्टम खत्म हो जाएगा, जो आड़तियों में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। आप एक मंडी में जाते हैं, वहां पर 150 के आसपास आड़ती होते हैं, 50 के आसपास उनकी संख्या होती है, लेकिन बड़ी कंपनियों की तादाद कितनी है? बहुत कम है। वहां पर कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो किसान की फसल को बेहतर दाम में खरीद लें, जो किसानों का डर है, जो बात सामने आ रही है। और आने वाले 4-5 साल में धीरे धीरे करके जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो फिर अपनी मर्जी से खरीदेंगे। एमएसपी को लेकर बात आपने की, एमएसपी अगर निर्धारित कर दिया जाए तो किसान तैयार हैं, आप अध्यादेश लेकर आइए, खुलकर कह रहे हैं कि इसमें यह लिख दो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा, उसके बाद कोई डर नहीं है किसानों को। शमशेर जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आप ये ना समझे कि खाली कंपनियां खरीद कर सकती हैं, एफपीओ बना करके किसानों के अपने समूह और किसान भी खुद खरीद कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, आपने जो स्टोर करने की बात आपने पहले सुनिए शमशेर जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। एक बार मलिक साहब आऊंगा, मैं एक बार पूरी बात करा लेता हूँ। ब्रजेंद्र जी की बात मलिक साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। उसका जवाब ये है, तो आपने कंपनियों के स्टोर करने की बात की है, तो सरकार ने ये राइट अपने पास रखा है। जिस दिन सरकार को लगेगा शमशेर जी की रेट बढ़ रहा है, सरकार उसको अपने अंडर में ले सकती है। ये राइट सरकार ने डंडा अपने पास रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कंपनी अपनी मनमानी कर सकती है, कोई कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। किसानों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करी गई है शमशेर जी, और ये चिंता करने की बात नहीं है कि सारे किसान बाहर बेचेंगे। अभी तो 1000 में से मुश्किल से एक किसान बाहर डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता। शमशेर जी, मेरा गांव सागरपुर लगता है, मैं फतेहपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे फतेहपुर के लोग गांव का नाम आपने सुना होगा। फतेहपुर के अंदर फूलों की खेती होती है शमशेर जी, और वो फूल नरेगा में भी, दिल्ली में भी, पूरे देश के अंदर जाते हैं। इतना फेमस है फतेहपुर के लोग, सबको पता होगा। वो लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, एक एकड़ के अंदर 5-10 लाख रुपए के फूल बेच देते हैं शमशेर जी। मेरे साउंडा गाँव के अंदर केसर की खेती से शमशेर जी, और केसर को वो लोग पैदा करते हैं। मैं अभी जाके वहां पे देख के आया हूँ, 1 एकड़ के अंदर मुश्किल से 1 लाख रुपए की लागत आती है, बीज मिला के और उसको लगाने की लागत मिला के, और 1 एकड़ के अंदर 12 लाख रुपए का केसर हुआ है। आपका अहमद उनका नाम है, और आप साउपुरा गाँव से हैं, कोई जाके, और उनका अहमद जी उनके भाई का नाम है, आप जाके तो पता कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ इसके बाद में। तो ऐसे जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसान हैं, ये उनके हितों की रक्षा करने के लिए है, और कांग्रेस पार्टी ऐसे किसानों के विरोध में आज खड़ी हो रही है। इनको सोचना चाहिए कि किसानों के विरोध में खड़े हो रहे हैं राजनीति करने के लिए। बिल्कुल ब्रजेंद्र रेया जी, आपने जो बात की हम जवाब कांग्रेस से लेकिन इस बीच मलिक साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी मलिक साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने एमएसपी की बात करी है, इनको मालूम होना चाहिए कि एमएसपी किस लिए लाया गया था, कब लाया गया था। देखिए, अगर मोनोपोली वाली बात जैसे आपने कहा शमशेर जी, कि अगर व्यापारियों में मोनोपोली हो जाएगी और सारे जो है वो किसान की गिरे हुए दामों पे लेने होंगे, 2 रुपए किलो में टमाटर को मजबूर कर देंगे लेने के लिए। इसलिए ये किसान जो बड़े नेता आए थे पहले, चौधरी चरण सिंह हो, छोटू राम हो, उन्होंने ये व्यवस्था करी थी कि एक फिक्स प्राइस उसका दे दिया जाए कि इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। उसके लिए है ये। अगर आप एमएसपी का जिक्र इन तीनों अध्यादेश में नहीं है, एमएसपी खत्म हो जाएगा, तो फिर तो वही खरीदेंगे 2 रुपए किलो टमाटर, और कुछ दिनों के बाद उसको 80 रुपए किलो दिल्ली में बेचेंगे। तो सरकार तो यही चाहती है। और ये कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी बड़ा हित करेंगी किसानों का। आप बताइए, बीमा कंपनियों ने कितना हित किसान का कर दिया है? क्या आपके पास आंकड़े हैं? पूरे भारत में बीमा कंपनियों ने कितना किसान के हितों में किया है? आप जाइए कंपनी का मकड़ जाल देख लीजिए, किसान उलझ के रह जाएगा उसमें। ये जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि
कि कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं किसान की इस बात से सहमत हूं कि वो मजदूरी करेगा। और बहुत अच्छा किसान यूनियन के आदमी ने कहा कि बिहार में इस तरह से हो रहा है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी प्राइवेट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं और वो क्या शर्तें आपके साथ रखता है आपको पता नहीं होता, एक आपको 5,000 का बिल भेज देता है। अब आप कह रहे हैं मैं तो लिया ही नहीं, मैं कहां से दूं? तो आप चले जाइए कोर्ट में 10,000 का वकील करिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक गरीब किसान क्या इतनी बड़ी कंपनी के साथ कोर्ट में लड़ सकता है? और आप मजाक देखिए, इन्होंने कहा कि वो एसडीएम के पास चला जाए, वो डीएम के पास चला जाए। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 10 साल में 15 साल में कितने किसानों को न्याय मिला है डीएम के यहाँ से और एसडीएम के यहाँ से? कोर्ट में कितने केस किसानों के, कंपनी के 5 वकील एट ए टाइम खड़े रहेंगे? तो इसका क्या? ठीक, ब्रजेंद्र नेहरा जी से जवाब लेंगे आपने जो पूछा है, लेकिन उससे पहले ब्रजेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, बजरंग दास जी भी हैं, बारी बारी सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। आप जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं आप भी उनका जवाब दें ताकि ये पता चले कि क्या ठीक है क्या गलत है। इस चर्चा का मकसद ये है कि किसानों तक जो सही है वो पहुंचना चाहिए, जो गलत है वो भी पहुंचना चाहिए। बजरंग दास गर्ग जी, जो डायरेक्ट मार्केटिंग की बात हो रही है उसमें देखिए बहुत से जगह ऐसा तो है कि कुछ लोग सीधे अपनी चीजों को बेचते हैं, चाहे फूलों की बात करें, कुछ ऐसी चीजें केसर की बात करें या फिर मशरूम की बात करें, खेती जो करते हैं हम, अगर उसको हम डायरेक्ट कहीं बेचते हैं तो फायदा ज्यादा होता है। लेकिन क्या सभी के लिए ऐसा हो जाएगा तो उसका फायदा होगा कि नहीं होगा? शमशेर जी, सरकार काम करने के बजाय किसान को, आड़ती को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। प्रैक्टिकल बात पर नहीं आ रही। ये अध्यादेश सिर्फ अंबानी अडानी जैसे बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने लागू की है। नेहरा जी मेरे साथी है, मैं इससे 2 बात पूछना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियां जब एडवांस के अंदर खेतों के अंदर फसल खरीद लेगी पौने दामों के अंदर, तो किसान रूलेगा नहीं रूलेगा? जब मंडी के अंदर फसल नहीं आएगी तो मंडियां बर्बाद होगी नहीं होगी? जहां मंडी के अंदर शमशेर जी आज 500 आड़ती मंडियों के अंदर है और उसके साथ जो मिलर होते हैं, राइस मिल है, दाल मिल है, फ्लोर मिल है, दुनिया भर की कपास मिल है, जितनी मिल है, मिल के जो मालिक होते हैं, मुनीम होते हैं, जब सरकार किसान की फसल मंडी में बोली होती है वो भी खरीदने के लिए बोली पाते हैं। बोली का सिस्टम मंडी के अंदर नंबर वाइज, दुकान वाइज मंडी अपना मार्केटिंग कमेटी का सेक्रेटरी, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर वहाँ बोली कराता है। ओपन बोली होती है, सैकड़ों लोग वहाँ बोली बोलते हैं। खुले भाव के अंदर पूरे दाम उसको मिलते हैं और किसान की छूट है। अगर बोली के अंदर रेट कम वो बेचे ना बेचे, वहाँ खेत में कौन बोली बोलेगा? खेत में तो अंबानी अडवाणी जैसे लोग अपने रेट भरेंगे, पत्ते के अंदर एडवांस पैसे देंगे, उनसे साइन करवा लेंगे और साइन करवाने के बाद किसान के हाथ कट गए। ना एसडीएम है, डीएम है, कोई वैल्यू नहीं। मेरा साहब आ रहा हूं। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, कितनी अपील कर लेना, वो इतने हाई लेवल के एम्पायर है। आ रहा हूं मेरा साहब, 1 मिनट। इतने बड़े हाई लेवल के एम्पायर है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जो वकील है उनके साथ चलते हैं। कानून बनाने वाले वो, सरकार को ड्राफ्टिंग करके बताने वाले ये लोग हैं। लो देखिए आपके सामने शमशेर जी किस प्रकार इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। जितनी सरकारी एजेंसियां थी, कंपनियां थी, एक एक करके केंद्र सरकार ने बेचने का काम किया है। कौन सी बड़ी सब प्राइवेट, आप पूछोगे टेलीफोन एक्सचेंज है वो घाटे में है, एयरपोर्ट घाटे में है, हर कंपनी घाटे में चल रही है। तो प्राइवेट लोग क्यों खरीद रहे हैं? अंबानी अडवाणी जैसे क्यों खरीद रहे हैं? वो फायदा में कैसे ला रहे हैं? ये भी सोचने का विषय है। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास। मैं एक अनिल जी के पास जाऊंगा, नांदल जी के पास। अनिल, नांदल जी, जब सरकार ये कह रही है कि किसान का हर अधिकार, हर हक हमारे होते हुए सुरक्षित है, किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है और एमएसपी को लेकर भी डरने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट मार्केटिंग की बात वो कर रहे हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग से ये हम सब जानते हैं कि कुछ किसानों को जरूर फायदा हो रहा है, इसमें संदेह नहीं है।
कि कोई व्यक्ति फूलों की खेती करता है, कोई फलों की खेती करता है, कोई सब्जी की खेती करता है, कोई मशरूम की खेती करता है, तमाम तरह की खेतियां लोग करते हैं, उससे उनको फायदा हो भी रहा है। लेकिन क्या गेहूं, मूंग, दाल, चना, सरसों, जौ ये सब बोने वाले किसान हैं, इनको भी इसी तरीके का फायदा होगा जब डायरेक्ट मार्केटिंग की व्यवस्था हो जाएगी और मंडियों में जो आड़ती सिस्टम है उस आड़ती सिस्टम के भरोसे वो लोग नहीं रहेंगे। हालांकि कुछ कमियां मंडी के आड़ती सिस्टम में हैं, उन कमियों को देखते हुए भी हो सकता है सरकार ये कहती है हमने फैसला लिया, उन कमियों को भी दुरुस्त करने की जरूरत है, ऐसा मानती है सरकार। लेकिन आपको क्या लगता है? शमशेर, मैं एक बात बताऊंगा, जैसे टमाटर की कह रही है, टमाटर पिक्चर 2 रुपये किलो बिक रहा था, जिसके ऊपर 8 रुपये एक टमाटर के ऊपर खर्चा आ रहा था, एक टमाटर के ऊपर। उन्होंने रोड के ऊपर 70 मटेरियल उतारी है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, सरकार ने टमाटर भी नहीं खरीदा। जब 1960 में ये मंडियां बनाई गई थी, उससे पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लो, अपने बुजुर्ग, अपने बड़े आदमी जो भी थे, अपने मंडी में अपनी गाड़ी में नाच लेकर जाया करते, तो वहां घंटे बढ़िया कह दिया करता भाई आगे सार दे रहे, उसके 30 मन के 12 मन बताया करता है, क्योंकि जमींदार की आड़तिया का बोल रही मतरी आदमी वो उस तरह करता ले गए, पहले डूब गया जमींदार न करता उठाया होता था। और अब भी वही कानून है। अब ये तो मौजूदा सरकार है हरियाणा प्रदेश में और अपने सेंटर में यही कानून वापस लागू करना चाह रही है। इससे जमींदार को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा और ये बहुत ही गलत होगा। और पीपड़ी लाठी चार्ज पर मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूँ जो हमारे साथ सरकार ने करवाया, इसकी बहुत बड़ी दुगनिया निंदा है ये। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। और अब भी मेरे पास पूरा संदेशा आ नहीं लिया है। 14 तारीख तक का शायद सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, या तो अध्यादेश वापस ले ले, नहीं तो रैली का फिर वही स्थान चुन दिया जाएगा। जो भी मीटिंग होगा ऊपर जो फैसला आएगा मैं आपको बता दूंगा। और सरकार इसके 2 अध्यादेश वापस ले ले, बहुत अच्छा रहेगा। किसान, मजदूर, आड़ती भाई भी अपने बच्चों ने बड़ी यात्रियां पाल देगा। ब्रजेंद्र नेहरा, ठीक है अनिल जी, ब्रजेंद्र नेहरा जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जो बजरंग दास जी ने कहा, मलिक साहब ने कहा और सीधे तौर पर नादल जी ने बोला है कि 2 तारीख को हम विरोध करेंगे, पूरे तरीके से विरोध करेंगे, या तो अध्यादेश सरकार वापस ले, नहीं तो फिर हमारा विरोध देखने को मिलेगा। शमशेर जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम देना क्योंकि तीनों के सवालों का जवाब देना है। बिल्कुल पूरा टाइम। शमशेर जी देखिए, अभी अनिल जी ने जो बात की है कि भाई टमाटर किसान को टमाटर फेंकना पड़ गया था, तो अनिल जी को मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा क्योंकि किसानों का पक्ष रख रहे हैं, तो मैं स्वयं भी किसान हूँ अनिल जी। तो सरकार ने अनिल जी एक भावांतर भरपाई योजना चलाई हुई है जिसमें 20 से अधिक, चाहे वो फल हैं चाहे वो सब्जियां हैं, उनको कवर करती है भावांतर भरपाई योजना। और उसमें अगर मान लीजिए हम टमाटर की, प्याज की, आलू की, गोभी की बात करें तो 5 से 7 से 8 रुपए तक इनके रेट तय किए हुए हैं अनिल जी। अगर उससे कम में मंडी के अंदर बिकता है तो बाकी का जो गैप बचता है, मान लीजिए 8 रुपए किलो के हिसाब से तय किया हुआ टमाटर का रेट और मंडी में 4 रुपए किलो बिकता है, तो बाकी का जो 4 रुपए बच गया उसकी भरपाई सरकार करती है भावांतर भरपाई योजना के तहत। तो जो टमाटर फेंकने वाली बात जो थी वो पहले थी, आज नहीं है। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो जरूर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, पहली बात। दूसरा मैं बताना चाहूंगा शमशेर जी, जो बात कर रहे थे अभी सारे लोग कि जो मंडी है और मंडी के बाहर का, मैं बताना चाहूंगा आज मंडी के अंदर रेट कौन तय करता है? मंडी के अंदर तो सरकार रेट तय करती है, लेकिन मंडी से बाहर जब फसल खरीदते हैं, देखिए आज अगर मैं बात करूं कि कुछ ही फसल तो ऐसी है जिनका एमएसपी तय होकर शमशेर जी मंडी में बिकती है। चाहे आज धान का जो सीजन चल रहा है तो मोटा धान जिसको परमल बोलते हैं, मैं भी धान बोता हूँ, मैं 11 धान बोता हूँ, तो मेरे जो धान है 11 उसको मंडी के अंदर एमएसपी पर नहीं खरीद होगी, उसको डायरेक्ट व्यापारी खरीदता है, क्योंकि मोटा धान और जो बासमती है जो 11 है उसको तो व्यापारी खरीदता है। तो इसका मतलब आज भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनका दाम व्यापारी तय करता है, जो एमएसपी पर नहीं बिकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा शमशेर जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि आज किसान को यह अधिकार दिया गया है कि मंडी के अंदर सरकार रेट तय करती है, मंडी से बाहर जो फसलें बिकती थी उनको व्यापारी रेट तय करते थे, उसके अंदर किसान कहीं इक्वल नहीं था। ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग का सौदा जो करेगा किसान कंपनियों के साथ में, इसमें किसान अपनी शर्तों पे अपने रेट पे अपनी फसल को बेचेगा और खुद वो ई रजिस्ट्री करेगा जिस रेट में वो चाहेगा। अगर वो एमएसपी तक अपनी फसल को बेचना चाहता है शमशेर जी, तो मंडी का प्रावधान जैसे पहले था वैसा आज भी है। और अगर वो मंडी से ज्यादा पे अपनी फसल को बेचना चाहता है तो वो कंपनी के साथ में सौदा करेगा अपनी शर्तों पे, अपनी कंडीशन पे, अपने रेट पे। तो किसान के ऊपर कोई जोर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। शमशेर जी मैं उदाहरण के लिए बताऊं, मान लीजिए दिल्ली जाने के लिए एक रेल की सुविधा है, सरकार ने सिर्फ ये बताया है कि ये बस की दिल्ली जाती है, पर्ची आप
मान्यन जी, तो अध्यादेश है, अध्यादेश में सरकार खुद के सुझाव देगी किसानों ठीक के। है, कल भी लेकिन किसानों को बुलाया था, आगे भी बुलाएंगे, बैठेंगे। किसान हमारे भाई हैं, ये किसानों की सरकार है। संजय जी देखिए, एक मिनट में खत्म करूंगा। हाँ। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ के बैठे हैं, हमारे प्रदेश में किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी छोटे से किसान के बेटे हैं। ये लोग भी अगर किसान का भला नहीं कर सके तो कभी कोई किसान का भला कर भी नहीं सकता। कांग्रेस ने तो लूटने का काम किया 70 साल में किसानों को, इन्होंने वर्ग लाने का काम किया है। संजय जी मुझे बताइए, भूपेंद्र हुड्डा जी उस समय स्वामीनाथन आयोग की समाप्ति को क्यों लागू नहीं कर पाए? आज वो किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। ये इन्होंने सबसे ज्यादा बर्बाद किया किसानों को। मैं खुद किसान हूं, इसलिए मैं किसान के नाते कह सकता हूँ, ये तीनों के तीनों अध्यादेश संजय जी किसान के हित में है, किसान के पक्ष में है, उसको मजबूत करने के लिए है। वो देश के अंदर अपने रेट में अपनी फसल को आज कहीं भी बेच सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐतिहासिक काम किया है, ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये बहुत अच्छा फैसला है किसानों के लिए। ब्रजेंद्र जी, इसमें ये जो बात है किसानों की तरफ से जो आ रही है, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा, और आड़तियों की तरफ से आपने कहा बाहर बेचेंगे, अच्छी बात है, बाहर बेचें, अच्छा रेट उसको मिल जाए, लेकिन फिर मंडी में किसान क्यों जाएगा, ये एक सवाल है। और मंडी में नहीं जाएगा तो फिर मंडी का क्या होगा? बताता हूँ शमशेर जी। देखिए शमशेर जी, देखिए आज पूरे देश के अंदर आप अगर एवरेज निकालें, आप सर्वे करिए, आप एवरेज निकालिए, आप बहुत सुलझे हुए समझदार पत्रकार हैं, तो 1000 में से आज शमशेर जी मुश्किल से एक किसान ऐसा मिलेगा आपको जो डायरेक्ट मार्केटिंग करता है। आज आपको 999 किसान तो मंडी करते हैं। अगर इसको हम प्रोत्साहित करेंगे, बढ़ाएंगे, खूब अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ये 2% पहुंचेगा, 3%, 4%, 5% पहुंचेगा। 5% से ज्यादा जाने वाला नहीं है। तो शमशेर जी, ये जो कानून है, ये अभी डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले उन 1% किसानों के लिए ही है जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो मंडी में जाना चाहते हैं, वो मंडी में जाए किसान होता है, मंडी में जाकर अपनी फसल को बेचे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो अध्यादेश लेकर आ रहे, जो कानून आप बनवाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उससे सिर्फ 2 या 3% जो किसान उनको फायदा होगा, बाकी तो मंडी में जाएंगे। आप मंडी में जाना चाहते हैं, मंडी में जाए। नहीं, एक सवाल यहाँ आ गया ब्रजेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर आ गया कि अगर डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए एक किसान को गेहूं का मूल्य मिल रहा है 2500 रुपए, मंडी में उसी किसान को मिल रहा है 2200 रुपए, तो कहाँ जाएगा? शमशेर जी, मैं आपको देखो एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ शमशेर जी। मेरे साथ में मेरा पड़ोसी एक रहता है, वो 20 एकड़ के अंदर गेहूं बोए थे उसने। मैंने अपने जो गेहूं थे वो 1925 रुपए में मंडी में गिरे थे इस बार, हालांकि आप ध्यान से सुनना। और उसने शमशेर जी, जैसे आपने कहा है, उसने एक चक्की में गिरे थे, आटा चक्की है, 2250 रुपए प्रति क्विंटल डायरेक्ट आटा चक्की में गिरे थे। तो आप बताइए उसको फायदा है या किसको फायदा है? जिसको फायदा है उसने डाल दिया वहां पे, तो उसमें तो किसान को फायदा है, उसमें नुकसान क्या है? ठीक है, लेकिन मैंने तो सवाल पूछा था मंडी को लेकर। ठीक है मलिक साहब, आपसे आप कुछ कहना चाह रहे थे। और हाँ शमशेर जी, मेरा जो है नेहरा जी से 2 सवाल हैं। एक तो इन्होंने कहा कि देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि ये इनके पास बहुत अच्छा हथियार होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो वो कांग्रेस को टारगेट कर ले, और जब कांग्रेस की सरकार हो वो बीजेपी पे टारगेट कर ले और बच जाए। अभी इन्होंने कहा कि हुड्डा जी जो है वो उन्होंने कौन सा अपना ये आयोग का, स्वामीनाथन आयोग को लागू नहीं किया। अरे वो आप कर दो, अभी आपकी सरकार है जी। नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत अच्छा किया आपने, तभी स्वागत कर रहे हैं। ये किसान आपने, अरे तो सुनिए तो सही, आप मेरी बात सुनिए तो सही। आपने नेहरा साहब सुने नेहरा साहब एक मिनट सुनिए, मेरा जवाब दीजिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आपने एक मिनट पहले आप सुन तो ले नेहरा साहब, आपको बीच में किसी ने नहीं टोका, आप सुन ले। मैंने सिर्फ आपको टोका, बाकी किसी को मैंने टोकने की इजाजत नहीं दी। अब आप सुन ले, चर्चा लंबी है और मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, किसान का हित है, किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले, वो चाहे बाहर मिले चाहे भीतर मिले, लेकिन लगातार मिले। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब जो अध्यादेश कानून बनेंगे, आप लोग जो सरकार बनाना चाहती है, उन अध्यादेशों से किसानों को कितने दिन तक, यानी लॉन्ग टर्म में लगातार पैसा पूरा मिलता रहेगा, बढ़िया रेट मिलता रहेगा, या फिर ये सिस्टम 2-4 साल के लिए रहेगा, उसके बाद मंडियां कुंडली, जो बड़े व्यापारी कुंडली मारकर बैठ जाएंगे, अब अपने हिसाब से चलाएंगे, मंडियां तो खत्म हो ही जाएंगी, जैसे आप बात कर रहे हैं 3-4%, 5%, ये तो होने वाला है। अगर ऐसा होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यही मेरा सवाल है। हाँ। यही मेरा सवाल है कि आप जो स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं, उसी को किसान लगातार मांग कर रहा है पिछले इतने सालों से। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि भाई ये एमएसपी वाली बात है, एमएसपी वाली बात आप लागू कर दीजिए, उसको इसमें अध्यादेश में डालिए आप। तीसरी बात यह है कि अगर इतना अच्छा कानून आप बना रहे हैं तो आपकी पार्टी का
जो तंत्र है वो फेल है कि आप अपनी अच्छी बात जनता तक, किसान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो जरिया है किसान तक आपकी अच्छी बात पहुंचाने का, वो फेल है। कि बहुत बढ़िया आपने किसानों के लिए किया, लेकिन आप किसान तक उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, इस अध्यादेश पर ही बात खड़ी हो रही है। ब्रजेंद्र नेहरा जी, देखिए मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन देखिए अगर आप लोगों ने कहा कि 2022 तक, 23 तक, 24 तक किसान की आमदनी को दोगुना कर देंगे, अब दोगुना करने के लिए आपने पहले कुछ नहीं बताया कि कैसे करेंगे, लेकिन अब आपने कहा कि अध्यादेश हम लेकर आए, इससे बढ़ेंगे किसानों के फसलों के दाम और वो पूरे तरीके से। लेकिन आपने उसमें बात और जोड़ दी कि सिर्फ 4 से 5% किसान ही वहां तक जा पाएंगे, बाकी तो मंडी में जाएंगे। ये दोहरा कहीं ना कहीं मापदंड जो है वो सवालों में आपको खड़ा कर लेता है। आपने कहा कि डायरेक्ट मार्केटिंग होगी, 1% जाता है, फिर 4 से 5% जाएंगे, बाकी 95% तो मंडी में जाएंगे। और मंडी पर आपको भरोसा है नहीं कि मंडियों में आप जाओगे तो आपको अपनी कीमत सही मिल जाएगी, आपकी फसल का रेट दोगुना हो जाएगा 2, 3, 4 साल के बाद। ये कहीं ना कहीं सवाल बनते हैं, जवाब दें आप। देखिए शमशेर जी, जो आपने बात की है, मैं उसको बात को आपको बताता हूँ कि मंडी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एमएसपी तो कम से कम तय है, वहां पर वो मिलेगा ही मिलेगा, पहली बात। तो दूसरा, आपने जो फसल की लागत की और जो मलिक साहब ने जो स्वामीनाथन जी की बात की थी, मलिक साहब स्वामीनाथन जी ने स्वयं 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है, कई बार आप ये देख सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, पहली बात। दूसरा, आप मुझे नाम बता दीजिए मलिक साहब की स्वामीनाथन जी की इस रिपोर्ट को आपने लागू नहीं किया, हमने उनकी सारी रिपोर्टों को लागू किया है। और उन्होंने ये स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है शमशेर जी कि किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग करने का आप उसको अवसर दीजिए, मौका दीजिए डायरेक्ट मार्केटिंग करने का, किसान का उसको मुनाफा मिलेगा, उसको अधिक दाम मिलेंगे। ये स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में शामिल है, आप देख सकते हैं ये चीज। हम तो स्वामीनाथन जी की रिपोर्टों को लागू कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा शमशेर जी, इसके अलावा फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की जो बात हमने आज लागू की है फसलों पे, आज खरीफ की और रबी की फसलों को मिलाकर दोनों फसलों पे, और अभी जो खरीफ की फसलें हैं, आप बताइए बाजरे का रेट क्या था जब हमारी सरकार आई थी? 1200-1300 का रेट था, आज 2250 रुपए में बाजरा बिक रहा है। क्या कभी किसी सरकार ने इतिहास में इतना बढ़ाया? कपास का रेट क्या था जब हमारी सरकार आई? 3000 के आसपास रेट था, आज 5800 रुपए में कपास बिक रही है। क्या कभी साहब था रेट? गेहूं का रेट क्या था? धान का रेट क्या था? हमने फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य आज देने का काम किया शमशेर जी। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं एक चीज कह सकता हूँ, सीना ठोक के कह सकता हूँ। और 2022 तक किसान की फसल की लागत का 2 गुना मूल्य उसको हम देंगे, उसको हम आमदनी बढ़ाएंगे किसान की। और इसके लिए शमशेर जी कोई फॉर्मूला अलग नहीं है, चाहे वो फल है, फूल है, सब्जी है, चाहे मत्स्य पालन है, इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारी जो नेचुरल खेती है उसकी बजाय इनको बढ़ाएंगे तो नेचुरल रूप से किसान की आमदनी बढ़ेगी। और शमशेर जी 1 लाख करोड़ जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी मोदी जी ने जो दिया है, आप देखिए उससे कितना किसानों को लाभ मिलने वाला है। केसीसी हमने पूरे देश के अंदर बांटने का काम किया करोड़ों की संख्या में। और इसके साथ साथ जो सॉइल हेल्थ कार्ड है शमशेर जी, जो किसान की जो जमीन है, जो भूमि है, उसकी कितनी उपजाऊ है, उसमें कौन सी फसल होगी, ये हमने उनको देने का काम किया है। और फसल बीमा योजना जो मलिक साहब बात कर रहे थे, मलिक साहब 4 गुना जो प्रीमियम हमने लिया है उसका 4 गुना हमने मुआवजा किसानों को दिया है। ऑन रिकॉर्ड है, या आप देख लीजिए, हरियाणा के विषय में हो या फिर देश के विषय में हो। और भावांतर भरपाई योजना, जो फल फूल और सब्जी के किसान जो अपनी सब्जियों को फेंक देते थे, अपने फलों को फेंक देते थे, आज 20 से अधिक ठीक है ब्रजेंद्र जी, ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बजरंग दास जी, मेरा आपसे सवाल है। बजरंग दास जी सुनिए, 1 मिनट, मेरा सवाल भी सुनिए, 1 मिनट मेरा सवाल भी सुनिए। सवाल आपसे मेरा है, जो एमएसपी की बात हो रही है, अगर किसी किसान को मंडी से बाहर एमएसपी से ज्यादा रेट मिल जाता है, लेकिन मंडी अगर उतना रेट देने में सक्षम नहीं है, तो फिर किसान को बेचने दे। आप लोगों को दिक्कत क्या है? बाहर फसल बेचे किसान, अपनी प्रॉब्लम क्या है आपको? शमशेर जी, मैं यही बताना चाहता हूँ बार बार, केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, ये किसानों को और आड़ती को गुमराह करने की बात कर रही है। खेत में तो दाम ज्यादा मिल जाएंगे और मंडी में कम मिलेंगे, ये सोचना चाहिए। मंडी के अंदर नहीं, बजरंग दास सुन लो मेरी बात में, जब आप बोले ना एक मिनट ब्रजेंद्र जी सुने, आऊंगा। एक आंकड़े पता है मेरा जी, 40 साल से इस लाइन के अंदर हूँ, मुझे हर चीज का पता है। मैं शपथ करूंगा एक बात का, आंकड़े से शपथ करूंगा। आज मंडी के अंदर लगभग 40-45 हजार लाइसेंसधारी आड़ती काम कर रहे हैं, लाखों मजदूर कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? दूसरी बात, आपने कहा आलू नहीं, एक बजरंग दास जी बीच में मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप लोगों का भी मतलब तो ये ना, मकसद तो यही है
कि किसान को उसकी फसल का सही रेट मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए। अगर वो बाहर मिले, वो मंडी में मिले, तो इससे व्यापारी वर्ग को, आड़तियों को दिक्कत क्या है? आपने कहा कि हमें दिक्कत है, लेकिन आड़तियों से अगर, एक मिनट, आड़तियों से मंडी में फसल बेचने से अगर पैसा कम मिलता है किसान को, वो अगर बाहर बेचता है, आपसे मिलता है 2500 रुपए गेहूं का रेट, वहां मिलता है 3000 रुपए, तो उसमें आपत्ति क्या है? शमशेर जी, मैं यही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ आपको, ऐसा हो नहीं सकता कि मंडी में रेट कम हो और बाहर ज्यादा मिले। ये जरूर होगा। नहीं तो फिर मंडी में बेचने आएंगे किसान, तो अपनी फसल, अपनी सब्जियां सब कुछ मंडी में बेचने आएंगे। यही बात करके चाहता हूँ। हाँ, किसान को फसल पैदावार के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सरकारी बैंक कोई उनको लोन नहीं देता, कहने की बातें हैं। इनको खाद है, बीज है, दवाइयाँ है, खेती को जाने दवाइयाँ, डीजल है, घरेलू सामान खरीदना पड़ता है। इनका आड़तियों से एक पारिवारिक संबंध है, लेन देन है। फसल पैदा होने से व्यापारियों का पक्ष रख रहे हैं, किसानों का। मैं सुन तो लो मेरी बात को नेहरा जी, आप क्यों फूट घेर रहे हो? व्यापारियों का पक्ष रख रहे हैं, किसानों का। मैं दोनों का पक्ष रख रहा हूँ। किसानों की एक बात नहीं किया, आप व्यापारियों के नेता है, व्यापारियों की बात करते हैं। नेता नहीं हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, किसी नेता नहीं हूँ। मैं भाईचारे की बात करता हूँ। आप भाईचारा खराब करते हो, भाई को भाई के लड़ाते हो, हम भाई को भाई से जोड़ते हैं। आप किसानों की बात करिए ना। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई और किसी की बात नहीं कर रहा। जब किसान को, जब लेन देन सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, जब वो क्या करता है, आड़तियों से एक मिनट पूछ रहा हूँ मैं, यही सवाल मेरा। बजरंग दास जी, आप जल्दी से जवाब दें। वक्त देखिए, 1 घंटा वक्त भी कम पड़ जाएगा, जवाब जल्दी से दें। इनकी आवाज उठ कीजिए। नहीं, आप बोले, जल्दी से बोले। मैं फिर नांदल जी के पास जाऊंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं। ये लोग चाहते क्या है, किसान की फसल बाहर बिके। बाहर क्यों बिके? ताकि किसान को औने पौने। आपको क्या नहीं, ठीक है, औने पौने की बात नहीं हो रही है, किसान की बात हो रही है। बजरंग दास जी, मैंने आपसे पूछा कि अगर किसान को अच्छा रेट बाहर मिल रहा है, तो मंडी में बेचने की जरूरत क्या है? अगर बाहर ठीक नहीं मिलेगा तो आपके पास आ जाएगा किसान। नहीं, बाहर नहीं दाम मिलेंगे, बाहर तो किसान लुटेगा। ठीक है, मैं नांदल जी आपसे पूछूंगा। अनिल नांदल जी, एक सवाल मेरा आपसे। खरीद करने वाला एक अडानी का कंपनी होगी, मैं यही तो जानना चाह रहा था। ठीक है, कैसे ज्यादा मिल जाएंगे? ठीक है नांदल साहब, ये तो किसानों एमएसपी मिल जाए। एक मिनट बजरंग दास जी, 1 मिनट। मैं अनिल जी आपसे पूछूंगा, अगर आप लोगों को सरकार की तरफ से एमएसपी की गारंटी मिल जाती है, उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए सरकार कहती है, तो दिक्कत क्या है? मंडी से अगर आप लोगों को बाहर फसल सही दाम पर बिकती हुई नजर आती है, अच्छा रेट आपको मिलता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर ये सब हो जाता है तो फिर आप लोगों को कोई परेशानी? सर, हमको परेशानी ये देश को है तीनों, ये एक किस्म से काले कानून है। एमएसपी रेट लागू रहना चाहिए, मंडी बाहर रहनी चाहिए। इससे किसान को कभी कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है, वो अपने आगे से भाई से ले लेता है। अगर ये बाहर बिकने लगी फसल है, तो जमींदार का अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं आएगा, उनकी फीस भरने के लिए भी। हकीकत मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, जमींदार का बेटा हूँ, मैं तो ऐसी जमींदारा करता हूँ। कुछ दिन पढ़ा था, जमींदारे में लग गया था, और लेकिन जमींदार का तो हमें बताना क्या हालत होती है जी। रात को 12-12, 3 बजे इतनी ठंड में जाकर पानी काटते हैं। लेकिन नांदल जी, एक सवाल छोटा सा आपसे मेरा ये भी है कि अगर ये अध्यादेश पारित हो जाते हैं, कानून बन जाता है, और ऐसे में ये देखिए, ये संभव है, ऐसा होगा कि अगर मंडी से बाहर किसान को अच्छा रेट मिल रहा है, तो वो व्यापारी की नहीं सोचेगा, वो आड़ती की नहीं सोचेगा। वो अगर आप मंडी में फसल बेचने जाते हैं, मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर गेहूं 1 क्विंटल 2400 रुपए मंडी में बिक रहा है, और बाहर अगर उसको कोई व्यक्ति 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा है, तो वह बेचेगा। वो भूल जाएगा व्यापारी के साथ मेरा रिश्ता क्या है, मेरा आड़ती के साथ संबंध क्या है। वो 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचेगा। आप मानिए इस बात को, ऐसा होगा। कुछ लोग हो सकते हैं कि उनकी मजबूरी हो मंडी में दें, लेकिन 90% किसान बाहर बेचेंगे। एक बात जानता हूँ, समझदार हो, सारे भाई समझदार शमशेर जी, अगर मंडी खत्म होगी तो जमींदार भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं चलिए, ये आप कहना चाहते हैं, मैं नेहरा जी से पूछूंगा। 1-2 साल तक है
ये बात है। ठीक है मलिक साहब ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग जो है, ये योजना जो चल रही है, देखिए मैं हर एक तरह का सवाल पूछ रहा हूं। मैंने सरकार से भी पूछा, आड़तियों से भी पूछा, मैंने मंडी को लेकर पूछा, किसान नेता से पूछा मैंने। लेकिन मलिक साहब, अगर एमएसपी सरकार निर्धारित कर देती है, बढ़िया रेट किसान को बाहर मिल जाता है, वो तय हो जाता है, तो फिर क्या दिक्कत है इस 3 अध्यादेशों को कानून बनने में? अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई आपत्ति हो सकती है क्या, या फिर ये सिर्फ राजनीति है, राजनीति बनकर रह जाएगा मुद्दा, उसके बाद किसान के लिए वही हालात रहेंगे? देखिए शमशेर जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है कि सरकार अध्यादेश लाई है। मेरा कम से कम पत्रकार होने के नाते मैं अध्यादेशों का विरोध नहीं करूंगा। मेरा कहना यह है कि अध्यादेश में सुधार करना चाहिए। जहां पे किसान की आपत्ति है, जहां पे विकास की आपत्ति है, वहां पे सरकार को सुनना चाहिए, सुझाव लेने चाहिए। जो किसान प्रतिनिधि हैं, जो किसान हैं, उनसे सुझाव लेने चाहिए और उस सुझाव को उसमें जोड़ते हुए और उसमें तब्दीली करते हुए अध्यादेश लाना चाहिए। सरकार अध्यादेश लाने के लिए ही है। मंडियों का इतिहास पुराना है। 60 साल से मंडियां सही तरीके से काम करना शुरू किया। आज हम 2020 में है। 7 साल पुरानी मंडी, उसमें सुधारों की आवश्यकता है। लेकिन बिना सरकार को सुने, बिना किसी का सुझाव लिए चुपचाप अध्यादेशों पे लाने पे कई लोगों की आपत्ति हो सकती है। बिल्कुल, यही आपत्ति बहुत बड़ी है। मलिक साहब, आपने जो बातें कही है, हाँ जी। दूसरा, आपने कहा कि जैसे किसान का बाहर ही अगर फसल बिक जाती है, मंडी से बाहर बिक जाती है, तो अंदर क्यों जाएगा, उसमें क्या आपत्ति है? यहाँ पे जो मेरी कई किसानों से बात हुई है, उनका कहना ये है कि कुछ व्यापारी जो है वो बाहर पे अपना एक गठबंधन बना सकते हैं कि जब वो धीरे धीरे बाहर फसलें खरीदने लगेंगे तो वहां पे अपनी एक मोनोपोली बना ले। और उस मोनोपोली में फिर ये हो सकता है, क्योंकि मंडी में जैसा कि अभी गर्ग साहब ने भी कहा था कि वहाँ बोली सिस्टम है, तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है किसान उसको बेच देता है। तो जो बाहर बेचेगा वहाँ बोली सिस्टम नहीं होगा, उससे थोड़ा सा किसानों में दुविधा है। और ये दुविधा भी सरकार को दूर करनी चाहिए। दूर करनी चाहिए। ब्रजेंद्र जी, जल्दी से 30 सेकंड में। नेहरा जी का था कि नेहरा जी का प्रचार तंत्र जो है, सरकार का प्रचार तंत्र, बीजेपी का प्रचार तंत्र कमजोर है, जो अपनी सही नीति को तक नहीं पहुंचाना चाह रहा है, वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है ब्रजेंद्र जी, जल्दी से 2-3 बातें हैं। मैं एक, किसान का जो संशय खत्म कर दिया जाना चाहिए एमएसपी को लेकर। दूसरा ये है कि जो बेहतर हो किसान के लिए, इस अध्यादेश में तीनों में जो बदलाव होने चाहिए, किसानों से बातचीत होनी चाहिए, ताकि फिर आप लेकर आए तो ये कहा जा सकता है कि वाकई में सरकार किसानों के लिए बेहतर सोच रही है। जल्दी से 30 सेकंड में। देखिए शमशेर जी, बिल्कुल मलिक साहब ने जो बातें कही हैं वो बहुत अच्छी कही हैं। और मलिक साहब, आपका भी और हरियाणा प्रदेश के और देश भर के तमाम किसान भाइयों का, किसान संगठन के नेताओं का, सबके सुझावों का स्वागत है। सबके सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझावों में जो उचित होगा, जो ठीक होगा, किसान के हित में होगा, सरकार भी यही चाहती है और किसान भी यही चाहते हैं, वो सारे सुझाव माने जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल रोकूंगा। ब्रजेंद्र जी, वक्त नहीं है। शुक्रिया आपका। बजरंग दास जी आपका शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया। केपी मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 3 अध्यादेशों को लेकर आज बात हो रही थी, जो किसानों के लिए सरकार लेकर आना चाहती है। उसमें किसानों को कहीं कहीं आपत्ति है, एमएसपी को लेकर चिंतित हैं, ऐसा उसमें होगा कि नहीं होगा। दूसरा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बाहर मोनोपोली हो जाएगी, जो बड़े आड़ती हैं, व्यापारी वर्ग है, वो किसानों की फसल को बाद में होने पुने दाम पर खरीदेंगे। कुछ चीजें ऐसी जिनको लेकर सरकार को किसानों के बारे में विचार विमर्श करके किसानों से बेहतर राय लेके इन अध्यादेशों में कुछ बदलाव करने की जरूरत नजर आती है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर किसानों का विरोध देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिलती है तो किसान इस बात को लेकर आने वाले दिनों में और ज्यादा विरोध कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हो सकता है कि आने वाले 5-6 सालों बाद ये देखने को मिले कि मंडियां खत्म हो गई हैं और बाहर जो मोनोपोली होगी व्यापारियों की, वो औने पौने दामों पर किसानों की फसलों को खरीदेंगे। तीसरा यह कि किसानों की जमीन के ऊपर अगर कंपनियां खेती करेंगे तो कंपनियां फिर अपने नियमों के हिसाब से, अपने हिसाब से खेती करेंगी, क्या बोएंगी, क्या काटेंगी, ये उनका अपना फैसला होगा। ऐसा ना हो कि किसान मजदूर बनकर रह जाए। इन तमाम चीजों में जो बेहतर है वो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इस बार जो हमारी अर्थव्यवस्था की बात हम करेंगे, जो जीडीपी की बात करेंगे, उसमें किसी ने अगर देश को बचाया तो देश की कृषि, खेती बाड़ी, देश की फसलें, सब्जियां वो रही, बाकी उद्योगों ने निराश किया। तो किसान के ऊपर कुठाराघात ना हो, किसान के बारे में सोचा जाए, जो बेहतर हो फैसले किसान के लिए जाए, ताकि किसान सरकार का विरोध ना करे और सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी को दोगुना करने का है, वो होता हुआ नजर आए। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।